सिविल सेवक बनने की इस चुनौतीपूर्ण लेकिन हाँ शानदार यात्रा पर आपका स्वागत है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, बल्कि ये बुद्धि, धैर्य और चरित्र का एक मैराथन है। बिल्कुल। आज हम 1 अगस्त 2025 यानी 1 अगस्त 2025 की घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। याद रखिए, ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि हमारे देश और दुनिया की, आप कह सकते हैं, धड़कन को समझना है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा आधार है कॉम्प्रहेंसिव डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस फॉर यूपीएससी सीएससी 1 अगस्त 2025। अच्छा। आज की चर्चा का मिशन है इस एनालिसिस के हर एक पहलू को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक पूरी बारीकी से समझना। मतलब एक पूरा थरो वॉक थ्रू करेंगे हम। ठीक है। ये यूपीएससी परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है और एस्पिरेंट्स को इससे क्या फायदा होगा, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। We will cover various topics across GS paper 1, 2 and 3. इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध होगा। हाँ। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और ज्योग्राफी भी, सब कुछ। जबरदस्त। तो हम इस एनालिसिस के हर सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जहां जरूरत होगी, मुश्किल आइडियाज को आसान बनाने के लिए हम स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। हिस्टोरिकल पैरेलल्स यानी इतिहास से मिलती जुलती बातें उठाएंगे। हाँ, एनालॉजीज वगैरह। और रियल लाइफ एग्जांपल्स यानी असल जिंदगी के उदाहरणों का इस्तेमाल करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नाम, आर्टिकल्स, क्लॉजेस या नंबर्स होंगे, उन्हें हम 2 बार दोहराएंगे। हाँ, ये जरूरी है रिटेंशन के लिए। बिल्कुल, ताकि वो याद रह जाएं। कहीं कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगेगा तो हम रुकेंगे, उसे आसान शब्दों में समझाएंगे, जैसे किसी बिगिनर को सिखा रहे हों। बिल्कुल जीरो से। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स यानी चीजों को एनालाइज करने की क्षमता को शार्पन करना है। तो चलिए ज्ञान की इस यात्रा पर निकलते हैं। जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। सो लेट्स बिगिन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट बी, जीएस पेपर 2। इसमें है पॉलिटी, राज व्यवस्था, गवर्नेंस, शासन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, और हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। सेक्शन 1 डील्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस, अ वर्ल्ड इन फ्लक्स। दुनिया बदल रही है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी। इसमें पहला मुद्दा है इंडिया यूएस रिलेशंस का द्वंद्व, द डाइकोटमी ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, कॉन्फ्रंटेशन एंड कोऑपरेशन। मतलब टकराव भी और सहयोग भी। ये कैसे मुमकिन है एक साथ? हाँ, ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है। 1 अगस्त 2025 को इंडिया यूएस संबंधों की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मिली जुली तस्वीर सामने आई। अच्छा। हाँ, एक तरफ तो व्यापार के मोर्चे पर सीरियस कॉन्फ्रंटेशन यानी टकराव देखने को मिला, काफी गंभीर। वहीं दूसरी तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी में, खासकर स्पेस में, जबरदस्त कोऑपरेशन यानी सहयोग दिखा, जैसे कि द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द निसार सैटेलाइट। ओ, निसार, हाँ सुना था। तो ये एक विरोधाभास है, अ कॉन्ट्राडिक्शन? इसे कॉन्ट्रडिक्शन कहने के बजाय ये शायद संबंधों के कंपार्टमेंटलाइजेशन को दिखाता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब रिश्तों को अलग अलग हिस्सों या कंपार्टमेंट्स में बांटकर देखना। ऐसा लगता है कि 2 बिल्कुल अलग अलग ट्रैक्स या रास्ते चल रहे हैं, पैरेलल। अच्छा, 2 रास्ते, कौन कौन से? पहला ट्रैक है ट्रांजैक्शनल यानी लेन देन वाला। ये ट्रैक काफी हद तक ट्रम्प प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट ट्रेड आइडियोलॉजी यानी व्यापार विचारधारा से प्रभावित लगता है। अमेरिका फर्स्ट। हाँ, इसी ट्रैक पर यूएस ने भारत पर पनिटिव टैरिफ्स यानी दंडात्मक शुल्क लगाए हैं, काफी भारी भरकम। ओके, ये हुआ पहला ट्रैक, ट्रांजैक्शनल वाला। और दूसरा ट्रैक ज्यादा इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत है, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक है, और स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक है। इसका सबसे बड़ा और ताजा उदाहरण है NISAR सैटेलाइट का सफल लॉन्च। NISR, जैसा मैंने कहा, स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। नासा इसरो। हाँ, ये नासा और इसरो के बीच गहरी साझेदारी का सबूत है। इसी ट्रैक में क्वाड फ्रेमवर्क जैसे साझा जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स यानी भू राजनीतिक हित भी शामिल हैं। क्वाड में कौन कौन है? यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश। अच्छा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्षेत्र में तनाव जैसे व्यापार जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्रों जैसे रक्षा, डिफेंस या साइंस में चल रही प्रगति को पूरी तरह रोक दे। क्या ये मतलब निकाल सकते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट विदेश नीति के दृष्टिकोण को भी एक तरह से सही ठहराता है। मल्टी अलाइनमेंट ये क्या है, थोड़ा और बताएंगे? मल्टी अलाइनमेंट मतलब भारत किसी एक गुट या खेमे में बंधने के बजाय स्पेसिफिक डोमेन्स यानी खास क्षेत्रों में अपने हितों के आधार पर अलग अलग शक्तियों के साथ जुड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। अच्छा, मतलब जरूरत के हिसाब से लाइन। हाँ, चैलेंज ये है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कि टकराव वाले ट्रैक का नेगेटिव असर रणनीतिक सहयोग वाले ट्रैक पर हावी न होने पाए। इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, बहुत नाजुक संतुलन है। समझ गया। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं इस इंडिया यूएस ट्रेड स्टैंड ऑफ के। इस व्यापार गतिरोध में आखिर हुआ क्या? What exactly happened? डिटेल्स क्या हैं? ओके, सो हुआ ये कि ट्रम्प प्रशासन ने इंडिया से आने वाले सभी सामानों पर, आई रिपीट ऑल गुड्स, 25% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा दिया। फिर से सुन लीजिए, 25% ब्लैंकेट टैरिफ। 25% सब पर? वाओ। हाँ, और इसके साथ ही रूस के साथ व्यापार करने के लिए खासकर डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, सस्ता कच्चा तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट, सैन्य उपकरण खरीदने के लिए एक एडिशनल अनडिक्लेयर्ड पेनल्टी यानी एक तरह का अघोषित जुर्माना लगाने की भी घोषणा की गई। पेनल्टी भी, मतलब डबल वैमी। एग्जैक्टली। और ये टैरिफ्स अगस्त 7, 2025 से लागू होंगे। तारीख याद रखिएगा, अगस्त 7। बाप रे, 25% ब्लैंकेट टैरिफ और कोई छूट भी नहीं, नो एग्जेम्पशंस जैसे फार्मास्यूटिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। नहीं, इस बार किसी भी प्रोडक्ट लेवल एग्जेम्पशन यानी उत्पाद स्तर पर छूट देने से साफ इनकार कर दिया गया है। ये यूएस के रवैये में भारत के प्रति एक डिलिबरेट हार्डनिंग यानी जानबूझकर सख्ती का संकेत देता है, साफ तौर पे। अच्छा, और दूसरे देशों के मुकाबले ये कितना है? तुलना के लिए देखें तो दूसरे देशों को कम टैरिफ्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे जापान, ईयू, साउथ कोरिया को 15%, 15%, 15%, वियतनाम को 20%, 20% और इंडोनेशिया को 19%, 19%। सो इंडिया फेसेस द हाईएस्ट रेट एट 25%, भारत के लिए सबसे ज्यादा है। बट व्हाई अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाट्स द यूएस रैशनल बिहाइंड दिस? क्या कारण बता रहे हैं वो? देखिए, इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, मल्टी लेयर्ड रीजंस हैं, एक नहीं कई वजह हैं। अच्छा। फर्स्ट, द ऑफिशियल इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन, आधिकारिक आर्थिक औचित्य। यूएस कह रहा है कि भारत की हाई टैरिफ रेट्स यानी उच्च शुल्क दरें बहुत ज्यादा है, और जिसे उन्होंने कहा है स्ट्रेनियस एंड ऑब्नॉक्शियस नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, मतलब कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं, वो भी बहुत है। नॉन मॉनेटरी बैरियर्स जैसे रेगुलेशंस हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं जो इंपोर्ट्स को मुश्किल बनाते हैं। अच्छा। और हाँ, 2024 में भारत के साथ यूएस का $45.7 बिलियन यानी व्यापार घाटा भी एक बड़ी चिंता है उनके लिए। $45.7 बिलियन। काफी बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ, और भारत की एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, कृषि सब्सिडीज और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी SPS मेजर्स, जो फूड सेफ्टी और प्लांट एनिमल हेल्थ से जुड़े नियम हैं, उनको भी वो बाधा मानते हैं। ओके, सो ये तो वो इकोनॉमिक आर्गुमेंट। और क्या कारण है? सेकंड, जियोपॉलिटिकल प्रेशर एंड सेकेंडरी सैंक्शंस, भू राजनीतिक दबाव और माध्यमिक प्रतिबंध। ये कदम ऐसा लगता है सीधे तौर पर भारत के रशिया के साथ संबंधों से जुड़ा है। ओह, रशिया कनेक्शन। हाँ, यूएस का तर्क है कि भारत द्वारा डिस्काउंटेड रशियन ऑयल, रियायती रूसी तेल और डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा उपकरण खरीदना मॉस्को को यूक्रेन वॉर में फाइनेंशियली मदद करता है, इनडायरेक्टली ही सही। तो ये एक तरह का सेकेंडरी सैंक्शन है, मतलब यूएस सीधे रूस पर प्रतिबंध तो लगा ही रहा है, पर साथ ही वो रूस के साथ व्यापार करने वाले तीसरे देशों पर भी दबाव बना रहा है, उन्हें लाइन में लाने के लिए। अच्छा, मतलब दूसरों पर दबाव डालकर रूस को आइसोलेट करना। एग्जैक्टली। और इसका मकसद भारत को रशिया पर वेस्टर्न पोजीशन के साथ अलाइन करने यानी एक सीध में लाने के लिए मजबूर करना है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू फेस सच अ पेनल्टी लिंक्ड डायरेक्टली टू रशियन ट्रेड। ये पहली बार है कि किसी देश पर रूस से व्यापार के चलते ऐसी पेनल्टी लगी है। वाओ, फर्स्ट कंट्री, ये तो बड़ी बात है।
एंड द थर्ड रीजन, तीसरा कारण क्या बताया जा रहा है? थर्ड, इसे एक हाई स्टेक्स निगोशिएटिंग टैक्टिक, उच्च दांव वाली बातचीत की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। निगोशिएटिंग टैक्टिक? कैसे? हाँ, इसे एक पावरफुल निगोशिएटिंग टूल यानी शक्तिशाली बातचीत का औजार माना जा रहा है। देखिए, इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय व्यापार समझौता, जिसे बीटीए कहते हैं, उस पर बातचीत अटकी हुई है, रुकी हुई है। अच्छा, बीटीए पर बात अटकी है? हाँ, यूएस चाहता है कि भारत अमेरिकन एग्रीकल्चरल, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पाद के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस यानी बाजार पहुंच दे। अब ये भारत में पॉलिटिकली सेंसिटिव यानी राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मुद्दा है, खासकर किसानों से जुड़ा हुआ। हाँ, ये तो है। व्हाइट हाउस के एक सलाहकार ने तो साफ साफ कहा भी कि राष्ट्रपति ट्रंप इसे ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में मदद करने वाले रेमेडी यानी उपाय के रूप में देखते हैं। मतलब दबाव बनाकर समझौता करवाना। क्वाइट अग्रेसिव टैक्टिक्स है ना? तो भारत का जवाब क्या रहा? जाहिर है भारत चुप तो नहीं बैठा होगा। व्हाट वाज इंडियाज रिस्पॉन्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। India's response has been quite measured, नपातुला, strategic, रणनीतिक और multi-pronged, बहुआयामी, मतलब बहुत सोच समझकर और कई मोर्चों पर एक साथ काम किया गया। अच्छा, मल्टी-pronged जैसे? फर्स्ट, ऑन द डिप्लोमैटिक फ्रंट, राजनीतिक मोर्चा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत एक फेयर, बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल, निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कमिटेड है। ठीक है, बातचीत के दरवाजे खुले रखे। हाँ, इम्पोर्टेंटली उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि फार्मर्स, किसानों, एमएसएमईज, छोटे और मध्यम उद्यमों और एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों के हितों की रक्षा करना सरकार की अटमोस्ट प्रायोरिटी है। ये जरूरी पॉइंट है। और हाँ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रपति ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले ताने का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और भारत ताकत की स्थिति से बातचीत करता है, सबऑर्डिनेशन यानी अधीनता से नहीं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अच्छा जवाब दिया। व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चे पर क्या किया? सेकेंड ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, आर्थिक मोर्चा। ये इंटरेस्टिंग है। खबर है कि भारत की स्टेट रन ऑयल रिफाइनर्स यानी सरकारी तेल रिफाइनरियां जैसे IOCL, BPCL, HPCL ने स्पॉट मार्केट, तत्काल बाजार से रशियन क्रूड ऑयल, रूसी कच्चा तेल खरीदना फिलहाल बंद कर दिया है। ओह, बंद कर दिया? हाँ, स्पॉट मार्केट से। ये एक सिग्निफिकेंट डीएस्केलेटरी मूव है, मतलब तनाव कम करने वाला कदम है। ये यूएस द्वारा उठाए गए इमीडिएट इरिटेंट यानी तत्कालिक अड़चन को एड्रेस करता है, बिना किसी फॉर्मल पॉलिसी रिवर्सल यानी औपचारिक नीतिगत उलटफेर के। बहुत सटल मूव है ये। काफी स्मार्ट मूव लगता है। मतलब पॉलिसी नहीं बदली पर एक्शन ले लिया एंड लीगली, कानूनी तौर पर कुछ किया। थर्ड ऑन द लीगल फ्रंट, कानूनी मोर्चा। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन WTO को फॉर्मली इन्फॉर्म किया है, मतलब आधिकारिक तौर पर सूचित किया है। WTO को क्या? कि वो कुछ अमेरिकी सामानों पर पोटेंशियल रिटेलिएटरी टैरिफ्स यानी संभावित प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा सकता है, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अच्छा, मतलब भारत भी टैरिफ लगा सकता है? हाँ, पॉसिबिलिटी रखी है। ये WTO की सेफगार्ड्स एग्रीमेंट के आर्टिकल 12.5, आर्टिकल 12.5 मैं दोहराती हूँ, आर्टिकल 12.5 का हवाला देते हुए किया गया है। ये आर्टिकल एक सदस्य देश को कंसेशन सस्पेंड करने यानी रियायतें निलंबित करने की अनुमति देता है, अगर कोई दूसरा सदस्य देश बिना पर्याप्त परामर्श के सेफगार्ड मेजर्स यानी एक तरफा सुरक्षा उपाय लागू करता है। Okay, so India is keeping its options open and playing by the WTO rules. इस पूरे गतिरोध के जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इसके भू राजनीतिक निहितार्थ क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, दिस इज अ सीरियस टेस्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता, यानी अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करने की क्षमता है ना? बिल्कुल। भारत एक तरफ अपने हिस्टोरिकल रशियन टाइज, ऐतिहासिक रूसी संबंध जो काफी पुराने और गहरे हैं, और दूसरी तरफ अपने मल्टी फैसेटेड यूएस रिलेशनशिप, बहुआयामी अमेरिकी संबंध
जो आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कठिन कोशिश कर रहा है। हाँ, ये तो मुश्किल काम है। The 25% tariff puts Indian exporters at a clear competitive disadvantage in the lucrative US market, खासकर जब उनके राइवल्स जैसे जापान, EU, साउथ कोरिया को सिर्फ 15% टैरिफ देना पड़ रहा है, वियतनाम को 20% और इंडोनेशिया को 19%। तो भारतीय माल महंगा हो जाएगा। हाँ, ये तो सीधा नुकसान है एक्सपोर्टर्स को। भारत की जो सधी हुई प्रतिक्रिया है, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, लीगल भी, वो मल्टी अलाइनमेंट रणनीति का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। भारत ये दर्शा रहा है कि वो दबाव के बावजूद एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी यानी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने का अधिकार रखता है। We will decide our foreign policy ourselves. A complex balancing act indeed. वाकई बहुत पेचीदा संतुलन है। चलिए अब थोड़ा वेस्ट एशिया यानी पश्चिम एशिया की तरफ चलते हैं। वहाँ क्या चल रहा है? हेडलाइंस में तो हमेशा रहता है persistent conflicts and diplomatic maneuvers. क्या स्थिति है वहाँ? Yes, the situation in West Asia remains highly volatile. अत्यधिक अस्थिर है, बहुत ज्यादा अस्थिरता है। कई फ्रंट्स पर तनाव बना हुआ है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। जैसे कि मानवीय संकट। गाजा में कॉन्फ्लिक्ट बिना रुके जारी है। ताज़ा इजरायली एयर स्ट्राइक्स में करीब 100 पैलेस्टीनियंस के मारे जाने की खबर है। 100 लोग? हाँ, और यूनाइटेड नेशंस ने चेतावनी दी है कि इन्फेंट फॉर्मूला यानी बच्चों के दूध का पाउडर पूरी तरह खत्म हो गया है, कंप्लीटली रन आउट। इससे सैकड़ों बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। गाजा अथॉरिटीज ने बताया कि ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी के कारण कम से कम 66 बच्चे मैल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से मर चुके हैं। 66 चिल्ड्रन। और एक और दर्दनाक घटना में एक मिलिटराइज्ड एड डिस्ट्रीब्यूशन साइट यानी सैन्यकृत सहायता वितरण स्थल पर भोजन की तलाश कर रहे कम से कम 15 लोग मारे गए। द ह्यूमन कॉस्ट इज जस्ट स्टैगरिंग, दिल दहला देने वाला है। अनबिलीवेबल। व्हाट अबाउट द इजरायल-ईरान शैडो कॉन्फ्लिक्ट? इजरायल-ईरान छाया संघर्ष, वो भी तो चल रहा है। टेंशंस आर स्काई हाई देयर टू। वहाँ भी तनाव चरम पर है। ईरान ने दावा किया कि पिछले महीने हुए 12 डे एयर वॉर 12 दिवसीय हवाई युद्ध के दौरान इजरायली अटैक्स में करीब 935 लोग मारे गए। 935? बाप रे। फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, फोर्डो परमाणु संवर्धन संयंत्र में एक्सकवेशन यानी खुदाई का काम जारी है, जो चिंता का विषय है। और एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ कोऑपरेशन सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत सीरियस बात है। IAEA से सहयोग रोक दिया, ये तो मामला और बिगाड़ेगा। बिल्कुल। मीनवाइल G7 विदेश मंत्रियों ने सीजफायर युद्ध विराम का समर्थन किया है और न्यूक्लियर प्रोग्राम परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। देखते हैं इसका कितना असर होता है। एंड रेड सी क्राइसिस, लाल सागर संकट, वहाँ क्या अपडेट है? हुती अटैक्स जारी हैं? यस, हुती अटैक्स कंटिन्यू अनअबेटेड इन द रेड सी, लाल सागर। एक ताज़ा घटना में एक लाइबेरियन फ्लैग वेसल, लाइबेरिया ध्वजांकित जहाज जिसका नाम इटर्निटी सी था, वो हमले के बाद डूब गया। इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और 14 क्रू मेंबर्स लापता हैं। डूब गया जहाज? हाँ। एक और जहाज मैजिक सीज पर भी हमला हुआ। ये वैश्विक शिपिंग लेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, जिससे ट्रेड प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रहे होंगे। Amidst all this violence and tension, any diplomatic efforts? कोई राजनयिक प्रयास हो रहे हैं? Yes, कुछ कोशिशें हो रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने गाजा में 60 डे सीजफायर, 60 दिवसीय युद्ध विराम के प्रपोजल का एक आउटलाइन जारी किया है। उनका दावा है कि इजराइल इस पर सहमत हो गया है। अच्छा, इजराइल मान गया, ऐसा यूएस का कहना है। अब इसे कतर और इजिप्ट के मीडिएटर्स यानी मध्यस्थों के जरिए हमास को दिया जाना था। देखना होगा कि हमास का क्या जवाब आता है और क्या ये सीज फायर जमीन पर लागू हो पाता है। फिंगर्स क्रॉस्ड। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए अब थोड़ा और बड़ा दायरा देखते हैं। व्हाट अबाउट अदर ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स एंड डेवलपमेंट्स? दुनिया में और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन पर नजर रखनी चाहिए? Several other significant events occurred जो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर, रूस यूक्रेन युद्ध। रशिया ने युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ड्रोन अटैक किया। इसमें 728 जिरान 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। 728। 828 ड्रोन एक हमले में? हाँ,
और दूसरी तरफ रशियन इंस्टॉल्ड हेड ऑफ द लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक ने दावा किया है कि उन्होंने पूरे लुहांस्क ओब्लास्ट पर कब्जा कर लिया है। ये एक बड़ा टेरिटोरियल क्लेम है। पूरा ओब्लास्ट कब्जा कर लिया, ये तो बड़ी बात है। हाँ, उनका दावा है, वेरिफिकेशन मुश्किल है। पॉलिटिकल क्राइसिस इन थाईलैंड। थाईलैंड में राजनीतिक संकट। साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो थाईलैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर पटोंगतान शिनावात्रा को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से सस्पेंड कर दिया है। थाईलैंड की पीएम सस्पेंड हो गई? क्यों? कुछ आरोपों की जांच चल रही है। ये वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। पीएम का नाम याद रखें, पटोंगतान शिनावात्रा। पेटोंगतान शिनावात्रा, ठीक है। चाइनाज असर्टिव डिप्लोमेसी, चीन की मुखर कूटनीति। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रेस ब्रीफिंग काफी घटना बहुल रही। उन्होंने कई मुद्दों पर अपना रुख साफ किया। ब्राजील पर संभावित यूएस टैरिफ्स का विरोध किया, चाइनीज एंटिटीज पर यूक्रेनियन सैंक्शंस की निंदा की, ताइवान के एक अधिकारी की जापान यात्रा का विरोध किया और हांगकांग के अरेस्ट वारंट्स का बचाव किया। काफी असर्टिव स्टैंड है। चीन का रवैया तो काफी मुखर रहता ही है। अदर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, अन्य शस्त्र संघर्ष। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी हिंसा जारी है। सोमालिया में अल शबाब का हमला हुआ, कोलंबिया में ELN ने बम धमाका किया और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का संदिग्ध हमला हुआ। ये सब दिखाता है कि दुनिया में इंस्टेबिलिटी काफी फैली हुई है। टी एंड सोशल जस्टिस, भारतीय राज व्यवस्था और सामाजिक न्याय। इसमें पहला टॉपिक है गवर्नेंस एंड फॉरेन पॉलिसी आर्किटेक्चर, शासन और विदेश नीति वास्तुकला। आपने शुरू में यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव का जिक्र किया था, USAID वाला। Yes, a major structural change in the US system, जिसके parallels हम सोच सकते हैं। The Trump administration formally merged the US Agency for International Development, USAID, into the State Department. ये जुलाई 1, 2025 से प्रभावी हो गया। USAID को स्टेट डिपार्टमेंट में मिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अमेरिकन फॉरेन असिस्टेंस, अमेरिकी विदेशी सहायता की फिलॉसफी में एक बुनियादी बदलाव आ रहा है। अब फोकस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल से हटकर ज्यादा सीधे तौर पर यूएस नेशनल इंटरेस्ट्स, अमेरिकी राष्ट्रीय हित और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर होगा। एड को एक फॉरेन पॉलिसी टूल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट से ज्यादा स्ट्रैटेजी पे जोर। हाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने इसे अ कोलोसल मिस्टेक कहा है। इसका भारत के लिए क्या रिलेवेंस है? व्हाट्स द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया? हमें इससे क्या लेना देना? दिस इज रेलेवेंट फॉर इंडियाज ओन फॉरेन एड स्ट्रक्चर। भारत की अपनी सहायता संरचना है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन DPA काम करता है। हाँ, DPA। ये यूएस का कदम भारत में इस डिबेट को बढ़ावा देगा कि क्या फॉरेन एड को गुडविल, सद्भावना के लिए एक जेन्युइन पब्लिक गुड यानी वास्तविक सार्वजनिक भलाई के रूप में दिया जाना चाहिए, जैसे NISR की ओपन डेटा पॉलिसी है जो सबके लिए है, या फिर इसे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एड का असली मकसद क्या हो, ये सवाल उठेगा। इंटरेस्टिंग पैरेलल इंडीड, सोचने वाली बात है। अब आते हैं अफर्मेटिव एक्शन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन पर। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हुआ, आपने बताया था। Yes, a very positive and heartwarming development from New Delhi. गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय GGIPU ने घोषणा की है। GGIPU? हाँ, क्या घोषणा? उन्होंने 2025-26, 2025-2026 एकेडमिक सेशन से ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, अनाथ बच्चों के लिए एक नया सुपरन्यूमररी कोटा शुरू करने की घोषणा की है। सुपरन्यूमररी कोटा, ये क्या होता है? ये टर्म थोड़ा समझाएंगे? सुपरन्यूमररी कोटा का मतलब है रेगुलर सैंक्शन्ड इनटेक, नियमित स्वीकृत सीटों के ऊपर और अतिरिक्त सीटें, मतलब जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज्यादा सीटें खास कैटेगरीज के लिए। अच्छा, मतलब एग्जिस्टिंग सीटों में कटौती नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा सीटें होंगी। एग्जैक्टली। इस पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटी के हर प्रोग्राम और हर स्कूल में एलिजिबल ऑर्फन्ड कैंडिडेट्स, योग्य अनाथ उम्मीदवारों के लिए एक सुपरन्यूमररी सीट रिजर्व होगी। 1 extra seat per program for orphans। ये तो बहुत अच्छी पहल है। हाँ, और ये पिछले साल शुरू किए गए सिंगल गर्ल चिल्ड्रन के लिए इसी तरह के कोटे पर आधारित है।
तो यूनिवर्सिटी इस दिशा में सोच रही है। ये एक महत्वपूर्ण कदम क्यों है? Why is this significant from a UPSC perspective? This is a significant step towards fulfilling the constitutional mandate, संवैधानिक जनादेश of ensuring equity, समानता, social justice, सामाजिक न्याय और inclusive growth, समावेशी विकास। ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों को दर्शाता है। हाँ, आर्टिकल 14, 15। बिल्कुल। It recognizes orphans as a particularly vulnerable group, विशेष रूप से कमजोर समूह जिन्हें सहारे की जरूरत होती है। ये कदम दूसरे यूनिवर्सिटीज के लिए एक पोटेंशियल मॉडल, संभावित मॉडल के रूप में भी काम कर सकता है। और हाँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के भी अनुरूप है, जो इंक्लूसिविटी पर जोर देती है। NAP 2020 कनेक्शन, राइट? फर्दरमोर, ये दिखाता है कि स्टेट अपनी पेरेंट्स पैट्रिया ऑब्लिगेशन निभा रहा है। पेरेंट्स पैट्रिया, ये लैटिन टर्म है, इसका क्या मतलब है? पेरेंट्स पैट्रिया का मतलब है नेशन एज पेरेंट, यानी राष्ट्र माता पिता के रूप में। ये राज्य का कर्तव्य है कि वो उन बच्चों की देखभाल और सुरक्षा करे जिन्हें इसकी जरूरत है, और यहाँ राज्य अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कर रहा है। A really commendable initiative by GGSIPU. Absolutely commendable, बहुत ही सराहनीय कदम। चलिए अब चलते हैं पार्ट सी, GS पेपर 3। इसमें है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। Section 3 focuses on the Indian economy navigating turbulence. अर्थव्यवस्था की बात। यस, और इसमें पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ्स ऑन इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का आर्थिक प्रभाव। ये जो 25% टैरिफ्स लगे हैं, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या आकलन है? हाँ, व्हाट आर द एस्टिमेट्स? नंबर्स क्या कह रहे हैं? इकोनॉमिस्ट का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ग्रोथ में 20 to 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स, मतलब कितना हुआ परसेंट में? 1 बेसिस पॉइंट होता है 0.01%, तो ये हुआ 0.2% to 0.3% की कमी GDP ग्रोथ में। मैं दोहराती हूँ, 0.2% to 0.3% की गिरावट का अनुमान है। 0.2 से 0.3%, ये सुनने में शायद कम लगे, पर GDP के स्केल पर तो ये काफी होता होगा। हाँ बिल्कुल, इससे एनुअल ग्रोथ रेट यानी वार्षिक वृद्धि दर गिरकर लगभग 6% तक आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पैंडेमिक अफेक्टेड पीरियड को छोड़कर पिछले 5 वर्षों में से सबसे कम ग्रोथ रेट होगी। Lowest in 5 years, excluding pandemic. That's significant. किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है? Which sectors are most vulnerable? The impact will be uneven, मतलब सब पर बराबर असर नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से कमजोर, पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत हाल ही में US को स्मार्टफोन्स का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता, लीडिंग सप्लायर बनकर उभरा था। खासकर एप्पल की चाइना +1 स्ट्रैटेजी के कारण काफी प्रोडक्शन भारत शिफ्ट हुआ था। हाँ, iPhones made in India. बिल्कुल। अब ये 25% टैरिफ इस पूरी स्कीम को, इस ग्रोथ स्टोरी को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। It could seriously disrupt this. फार्मास्यूटिकल्स। भारत US जेनेरिक्स मार्केट में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। US में दी जाने वाली 40% से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शंस भारतीय जेनेरिक दवाओं की होती हैं। 40%, that's huge. हाँ, ये सेक्टर पहले छूट प्राप्त था, एग्जेम्प्ट था, पर अब इस पर भी टैरिफ लगेगा। इससे भारतीय फार्मा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, लाभप्रदता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये अक्सर हाई वॉल्यूम पर काम करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स कम होते हैं। लो मार्जिन बिजनेस है। हाँ, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भारत का एक महत्वपूर्ण लेबर इंटेंसिव यानी बहुत सारे लोगों को रोजगार देने वाला एक्सपोर्ट सेक्टर है। US को भारत से $10 बिलियन से ज्यादा का निर्यात होता है इस सेक्टर में। $10 बिलियन। हाँ, अब टैरिफ से लागत बढ़ेगी और पोटेंशियल जॉब लॉसेस, नौकरियों का नुकसान का खतरा भी है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जाहिर है, रोजगार पे असर पड़ेगा तो चिंता होगी। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, कपड़ा और परिधान, भारतीय गारमेंट परिधान और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की US मार्केट में प्राइस कंपेटिटिवनेस, कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी, वो महंगे हो जाएंगे।
तो वो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे अपने प्रतिद्वंदियों से मार्केट शेयर बाजार हिस्सेदारी खो सकते हैं, जिन्हें कम टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। कंपटीशन बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड रिफाइनरीज, वो जो रशियन ऑयल खरीदने पर अनडिक्लेयर्ड पेनल्टी की बात थी, वो सीधे तौर पर इंडियन रिफाइनरीज की प्रॉफिटेबिलिटी को टारगेट करती है। जैसा हमने डिस्कस किया, सरकारी रिफाइनरियों ने पहले ही रूसी तेल की स्पॉट खरीद रोक दी है, जिससे उनकी क्रूड इंपोर्ट कॉस्ट्स, कच्चे तेल की आयात लागत बढ़ेगी, मार्जिन्स पर असर आएगा। क्या आप इसे क्विक टेबल फॉर्मेट में समराइज कर सकती हैं? मतलब सेक्टर, यूएस का निर्यात, पुराना टैरिफ, नया टैरिफ और मुख्य खतरा, जल्दी से रिकॉल करने के लिए। Certainly. Let's quickly outline the key points in that format. Electronics, smartphones. Exports to US लगभग $10.9 billion. Tariff गया 0% से 25%. Key vulnerability. Apple की स्ट्रैटेजी बाधित हो सकती है, बढ़ता हुआ सेक्टर रुकेगा। ओके, नेक्स्ट। फार्मा, जेनेरिक्स. एक्सपोर्ट्स लगभग $9.8 billion. टैरिफ 0% से 25%. की वल्नरेबिलिटी, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन इंडस्ट्री पर चोट, जो यूएस हेल्थ केयर के लिए भी जरूरी है। राइट। जेम्स एंड ज्वेलरी. एक्सपोर्ट्स लगभग $10 billion. ओल्ड टैरिफ्स थे करीब 5 से 13.5%, अब उछलकर 30 से 38.5% हो जाएंगे। की वल्नरेबिलिटी, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नौकरियों को खतरा। टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, कॉटन बेस्ड. एक्सपोर्ट्स लगभग $2.8 billion. ओल्ड टैरिफ्स थे करीब 12%, अब बढ़कर लगभग 37% हो जाएंगे। की वल्नरेबिलिटी, दूसरे एशियाई सप्लायर्स के मुकाबले कंपेटिटिवनेस का नुकसान। एंड फाइनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. एक्सपोर्ट्स लगभग $4.1 billion. टैरिफ पहले वेरिएबल था, अब 25% प्लस रशिया लिंक्ड पेनल्टी। की वल्नरेबिलिटी, रिफाइनरी मार्जिन्स और एनर्जी सिक्योरिटी कैलकुलेशंस पर सीधा असर। That really puts the potential damage into perspective. ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। But amidst this tariff shock, क्या अर्थव्यवस्था में कुछ पॉजिटिव साइंस भी थे? आपने कहा था मिक्स पिक्चर है। So what about the macroeconomic health check? Yes, it's definitely a mixed picture, लेकिन हाँ, कुछ cautiously optimistic signals भी हैं। अच्छा, क्या है वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स? पॉजिटिव इंडिकेटर्स, सकारात्मक संकेतक? अपग्रेडेड IMF's ग्रोथ फोरकास्ट. IMF का उन्नत विकास पूर्वानुमान, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने टैरिफ्स की खबरों के बावजूद इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया है, अपग्रेड किया है। बढ़ाया है कितना? उन्होंने 2025 और 2026 दोनों कैलेंडर इयर्स के लिए भारत के वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। लेट मी रिपीट, 6.4% ये अपग्रेड हुआ है। 6.4%, वाओ। तो मतलब भारत अब भी फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा? हाँ, इस अनुमान के साथ भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस, मजबूत विनिर्माण प्रदर्शन एक और पॉजिटिव सिग्नल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI जुलाई में बढ़कर 59.1 हो गया। दैट्स 59.1, जो 16 महीने का हाई लेवल है। 59.1 PMI, ये तो काफी अच्छा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डोमेस्टिक डिमांड काफी मजबूत है, अंदरूनी अर्थव्यवस्था में जान है। That sounds quite good. राहत की बात है। But you said mixed picture. तो फिर areas of concern क्या हैं? कहाँ पर दिक्कत है? राइट, स्ट्रॉन्ग करंट परफॉर्मेंस के बावजूद चिंताएं भी हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज कॉशियस आउटलुक, वित्त मंत्रालय का सतर्क दृष्टिकोण। खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय ने अपनी जून की मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट में सिर्फ कॉशियस ऑप्टिमिज्म, सतर्क आशावाद व्यक्त किया है, मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। अच्छा, वो खुद कॉशियस हैं? हाँ, उन्होंने सिग्निफिकेंट डाउनसाइड रिस्क्स, नकारात्मक जोखिमों के प्रति आगाह किया है, जैसे ग्लोबल ट्रेड टेंशंस, वैश्विक व्यापार तनाव, जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी, भू राजनीतिक अस्थिरता और ग्लोबल डिमांड में संभावित मंदी, पोटेंशियल स्लो डाउन इन ग्लोबल डिमांड। उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ में आई मंदी का भी जिक्र किया है। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स चिंता का विषय हैं। वेनिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस, घटता व्यावसायिक विश्वास, ये चिंताजनक है। वही PMI सर्वे जिसने मजबूत करंट परफॉर्मेंस दिखाया, उसी में ये भी सामने आया कि बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरकर 3 साल के निचले स्तर पर आ गया है। कॉन्फिडेंस कम हो गया? क्यों? मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ी हुई कंपटीशन, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा
और परसिस्टेंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, लगातार मुद्रास्फीति के दबावों पर चिंता व्यक्त की। मतलब लागत बढ़ रही है, मुनाफा कम हो रहा है। और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन, रोजगार सृजन भी नवंबर 2024 के बाद से सबसे कमजोर गति से कम हो गया। सो स्ट्रॉन्ग करंट परफॉर्मेंस, बट फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस शेकी है। अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। वाकई मुश्किल स्थिति है। चलिए अब विषय बदलते हैं और चलते हैं सेक्शन 4, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अ न्यू ऑर्बिट ऑफ कोऑपरेशन। आपने NISR मिशन का जिक्र किया था अर्लियर एज अ लैंडमार्क अचीवमेंट, एक मील का पत्थर। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं। द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार यानी निसार सैटेलाइट इज अ ट्रूली हिस्टोरिक अचीवमेंट। ये अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसकी लागत $1.5 बिलियन। 1.5 बिलियन, बाप रे। और लॉन्च सफल रहा। हाँ, बिल्कुल सफल। इसे जुलाई 30 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट था भारत का अपना जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-16। और अब ये 747 किलोमीटर सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित हो गया है। एवरीथिंग वेंट परफेक्टली। इम्प्रेसिव स्टैट्स। GSLV F-16 से लॉन्च हुआ। What makes its technology and applications so special? इसकी तकनीक इतनी खास क्यों है और इसके अनुप्रयोग क्या हैं? निसार कई मायनों में रेवोल्यूशनरी है, मतलब क्रांतिकारी है। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार, ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो 2 अलग-अलग रेडार फ्रीक्वेंसीज आवृत्तियां लेकर गया है। L बैंड सार ये नासा ने बनाया और S बैंड सार ये इसरो ने बनाया। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी, L बैंड और S बैंड, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि ये बादलों के पार देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है और घनी वनस्पति के नीचे भी झांक सकता है। इससे ऑल वेदर डे एंड नाइट इमेजिंग, हर मौसम में दिन रात इमेजिंग संभव हो पाती है। मौसम कैसा भी हो, ये पृथ्वी की सतह की तस्वीरें ले सकता है। वाह, मतलब बारिश हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। और सबसे क्रिटिकल बात, ये सतह पर होने वाले बहुत छोटे बदलावों, सरफेस चेंजेस को भी माप सकता है, डाउन टू द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, सोचिए 1 सेंटीमीटर तक का बदलाव अंतरिक्ष से। 1 सेंटीमीटर, अनबिलीवेबल। जमीन खिसक रही हो तो पता चल जाएगा। एप्लीकेशंस, व्यापक अनुप्रयोग। इसकी वजह से इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे भूकंप, अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी वोल्केनोज, भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स, बाढ़, फ्लड्स की निगरानी और चेतावनी, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग जैसे ग्लेशियर का पिघलना, सी लेवल राइज, वनों की कटाई को ट्रैक करना, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फसल के स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी, सॉइल मॉइस्चर का आकलन करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग जैसे डैम्स और पुलों की स्टेबिलिटी जांचना। एप्लीकेशंस तो जबरदस्त हैं। A centimeter level accuracy, that's just incredible. What about its strategic significance? इसका रणनीतिक महत्व क्या है, खासकर इंडिया-US रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में? एक बहुत ही की एस्पेक्ट है नासर की ओपन डेटा पॉलिसी। ये इससे एक जेन्युइन ग्लोबल पब्लिक गुड, वैश्विक सार्वजनिक भलाई बनाती है। ओपन डेटा पॉलिसी मतलब नासा और इसरो दोनों ने कमिट किया है कि इस सैटेलाइट से जो विशाल मात्रा में डेटा मिलेगा, अनुमान है करीब 80 टेराबाइट्स पर डे, 80 टेराबाइट्स प्रतिदिन। इमेजिन 80 टेराबाइट्स एवरी डे, उसे ग्लोबल कम्युनिटी के लिए फ्रीली एंड ओपनली एक्सेसिबल बनाया जाएगा। कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकेगा। 80 टेराबाइट्स डेली, और वो भी फ्री। कमाल है। हाँ, ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए जबरदस्त सॉफ्ट पावर और स्ट्रेटेजिक गुडविल, रणनीतिक सद्भावना पैदा करता है। इट पोजिशंस इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल लीडर, विश्व बंधु, फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता की बनती है, और ये डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों के लिए तो गेम चेंजर, बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, जिनके पास ऐसी एडवांस्ड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज नहीं है। सही बात है, उन्हें बहुत फायदा होगा। टेलीकॉम सिस्टम दिया, GPS रिसीवर्स दिए, एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और वो बड़ा वाला एंटेना रिफ्लेक्टर दिया। अच्छा, ये सब नासा का कंट्रीब्यूशन। Yes. और इसरो का? इसरो ने S बैंड सार दिया, स्पेस क्राफ्ट बस यानी सैटेलाइट का मुख्य ढांचा, हमारा अपना GSLV लॉन्च व्हीकल दिया, लॉन्च सर्विसेज दी और इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का पूरा काम संभाला। सो इट वाज अ ट्रू पार्टनरशिप। वाकई एक सच्ची साझेदारी।
जहां ट्रेड में तनाव है, वहीं स्पेस में इतना गहरा सहयोग, कमाल है। While space cooperation soared, there was also some buzz around India's quantum ambitions. भारत की क्वांटम महत्वाकांक्षाएं, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी कुछ बात हुई। यस, बिल्कुल। बेंगलुरु में क्वांटम इंडिया समिट 2025 हुई। उसमें नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर डंकन हैल्डन ने कीनोट एड्रेस दिया। नोबेल विजेता, उन्होंने क्या कहा? उनका कोर मैसेज काफी प्रैग्मेटिक था, मतलब व्यवहारिक था। उन्होंने कहा कि भारत को फुल स्केल फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर्स, पूर्ण पैमाने पर दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। वो अभी बनने में काफी समय है। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि भारत को उन क्वांटम प्रिंसिपल्स के इमीडिएट एप्लीकेशंस पर फोकस करना चाहिए जो आज उपलब्ध है। इसे अक्सर सेकंड क्वांटम रेवोल्यूशन कहा जाता है, मतलब जो अभी हो सकता है उस पर ध्यान दो। इमीडिएट एप्लीकेशंस, जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस? उन्होंने क्वांटम सेंसिंग को एक प्राइम एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी बताया। बहुत संभावनाएं हैं इसमें। क्वांटम सेंसिंग, ये क्या होता है? इसमें चीजें आती हैं जैसे उच्च सटीक चुंबकीय सेंसिंग, उच्च सटीक चुंबकीय सेंसिंग, जिससे शायद मेडिकल इमेजिंग बेहतर हो सके। एडवांस्ड ब्रेन इमेजिंग की बात की, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मानचित्रण की बात की, जिससे शायद जमीन के नीचे क्या है ये पता चल सके। बहुत एडवांस्ड एप्लीकेशंस हैं। इंटरेस्टिंग। और उन्होंने भारत के लिए क्या सलाह दी? उन्होंने भारत के लिए 3 क्रूशल नीड्स पर जोर दिया। 1. बिल्डिंग अ टैलेंट पूल, प्रतिभा पूल का निर्माण। हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो क्वांटम लिटरेट हो, क्वांटम साक्षर हो, ऐसे रिसर्चर्स और इंजीनियर्स जिन्हें क्वांटम की समझ हो। हाँ, लोग तो चाहिए ही होंगे। 2. इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप टियर लेबोरेटरीज बनानी होंगी जहां ये रिसर्च हो सके। फैसिलिटीज जरूरी हैं। 3. फॉस्टरिंग एन इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। ऐसा माहौल बनाना होगा जहां थियरिस्ट्स, फिजिसिस्ट्स, इम्प्लीमेंटर्स, इंजीनियर्स, मटेरियल साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमियों के बीच कोलैबोरेशन हो सके, सब मिलकर काम करें। थ्योरी, प्रैक्टिस एंड बिजनेस टुगेदर। एग्जैक्टली। ये सलाह भारत के नेशनल क्वांटम मिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल रोड मैप दिया उन्होंने। वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस इंडीड। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। पहला टॉपिक है अर्बन एयर क्वालिटी, अ टेल ऑफ 2 सिटीज। शहरी वायु गुणवत्ता, 2 शहरों की कहानी। किन 2 शहरों की बात हो रही है? यहाँ 2 भारतीय शहरों की बिल्कुल विपरीत तस्वीरें सामने आई, पुणे और कोलकाता। पुणे और कोलकाता, क्या हुआ वहाँ? पुणे's deteriorating air quality, पुणे की बिगड़ती वायु गुणवत्ता। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन PMC की जो एनवायरमेंटल स्टेटस रिपोर्ट ESRI 2024-2025 के लिए, उसमें शहर की एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई। गिरावट कितनी? गुड एयर क्वालिटी वाले दिन कम हो गए, 79 से घटकर 52 रह गए, जबकि मॉडरेट कैटेगरी वाले दिन बढ़ गए, 140 से बढ़कर 174 हो गए। मतलब हवा खराब हुई है। कारण क्या बताए गए? कारण वही आम है, जीवाश्म ईंधन का बढ़ता उपयोग, वाहनों की बढ़ती संख्या, व्हीकल्स, रियल एस्टेट बूम के कारण कंस्ट्रक्शन डस्ट और कचरा जलाना, गार्बेज बर्निंग, अनप्लैन्ड ग्रोथ का नतीजा। चिंता की बात है पुणे के लिए। और कोलकाता, वहाँ क्या हुआ? सक्सेस स्टोरी का आपने? कोलकाता सक्सेस स्टोरी। कोलकाता सीरियसली, ये तो सरप्राइज है। कैसे? देखिए, जनवरी 2021 से मार्च 2025 के बीच कोलकाता में 50% से ज्यादा दिन ऐसे थे जब हवा या तो गुड थी या सैटिस्फैक्ट्री। और सबसे जरूरी बात, इस पूरी अवधि में एक भी दिन सिवियर एयर क्वालिटी वाला नहीं था। 0 सिवियर डेज। 0 सिवियर डेज। जबकि दिल्ली में इसी पीरियड में 284 दिन सिवियर कैटेगरी में थे। बाप रे। तो कोलकाता ने ऐसा क्या किया? व्हाट्स देयर सीक्रेट? कोई एक सीक्रेट नहीं है, बल्कि प्रोएक्टिव मेजर्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे पानी का छिड़काव करने वाले वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल, लैंडफिल्स में आग लगने से रोकना, कचरे की बायो माइनिंग को बढ़ावा देना और क्लीनर फ्यूल्स को प्रमोट करना। मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाया। What's the lesson here from these 2 cities? इससे क्या सबक मिलता है? कोलकाता का अनुभव दिखाता है कि अगर एक कंसर्टेड मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, ठोस बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाए तो बड़े और जटिल शहरों में भी नतीजे मिल सकते हैं। एयर क्वालिटी सुधारी जा सकती है। हाँ, इच्छा शक्ति हो तो। और पुणे की स्थिति एक चेतावनी है और वार्निंग साइन कि अनचेक्ड अर्बन ग्रोथ
अनियंत्रित शहरी विकास के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस कितने गंभीर हो सकते हैं। प्लानिंग बहुत जरूरी है। Important lessons for all cities actually. What else on sustainable development in action? सतत विकास क्रियान्वयन में इस पर और क्या चर्चा हुई? टाइम्स ऑफ इंडिया सोशल इम्पैक्ट समिट में कुछ की थीम्स पर बात हुई। वेस्ट टू वेल्थ मॉडल्स, अपशिष्ट से धन मॉडल। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने वेस्ट टू वेल्थ मॉडल्स को बड़े पैमाने पर अपनाने की वकालत की। मतलब कचरे से संपत्ति बनाना, वेस्ट टू वेल्थ। इसके उदाहरण दिए उन्होंने। हाँ, उन्होंने उदाहरण दिए। जैसे मथुरा में फैक्ट्रीज के लिए ट्रीटेड सीवेज वाटर, उपचारित सीवेज पानी का रीयूज करना, और एग्रीकल्चरल वेस्ट, कृषि अपशिष्ट से बायोमास बनाकर एनर्जी पैदा करना। उन्होंने कहा इसमें बहुत पोटेंशियल है। हाँ, गडकरी जी इन चीजों पर काफी जोर देते हैं। और फोकस ऑन क्लाइमेट एडेप्टेशन, जलवायु अनुकूलन पर ध्यान। एक्सपर्ट्स ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मिटिगेशन यानी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के साथ साथ क्लाइमेट एडेप्टेशन, जलवायु अनुकूलन पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एडेप्टेशन मतलब क्लाइमेट चेंज के जो अनअवॉइडेबल इम्पैक्ट्स हैं, जो अब हो ही रहे हैं, उनसे निपटना सीखना। जैसे किसानों को फसल की पैदावार में गिरावट से निपटने में मदद करना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हियर। हाँ, सिर्फ रोकना काफी नहीं, जो हो रहा है उससे निपटना भी जरूरी है। मॉनसून वेरिएबिलिटी एक और पॉइंट उठा। गोवा से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि जुलाई में बारिश नॉर्मल से 13% ज्यादा हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों की तुलना में बारिश की एक्टिविटी कम इंटेंस थी। ज्यादा बारिश पर इंटेंसिटी कम, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है ईयर टू ईयर वॉलेटिलिटी, साल दर साल अस्थिरता मॉनसून पैटर्न्स में। कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी कम, कभी इर्रेगुलर, और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से और बढ़ रही है। प्रेडिक्टेबिलिटी कम हो रही है। मॉनसून पर असर तो दिख ही रहा है। एंड व्हाट अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट इवेंट्स, वैश्विक जलवायु घटनाएं? दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव दिखे इस दौरान? दुनिया भर से कई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की खबरें आई। यूरोपियन हीट वेव, यूरोप में गर्मी का कहर जारी रहा। इटली ने कई शहरों में रेड अलर्ट्स जारी किए। फ्रांस और तुर्की में भयंकर फॉरेस्ट फायर्स लगी। यूरोप में हीट वेव और आग। ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट लो। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और सेंट्रल कोस्ट इलाके में एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी बारिश और तेज हवाएं चली। काफी नुकसान हुआ। एक तरफ सूखा और आग, दूसरी तरफ बाढ़ और तूफान। एक्सट्रीम वेदर। These events directly connect to GS Paper 1's geography section, right? इनका सीधा संबंध भूगोल से है। Absolutely, बिल्कुल सीधा संबंध है। We'll touch upon that connection in part D. But first, let's quickly cover section 6, internal security, आंतरिक सुरक्षा। सुरक्षा के मोर्चे पर क्या अपडेट्स हैं? Okay. What happened on the internal security front? Counter terrorism in Jammu and Kashmir. जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान। सिक्योरिटी फोर्सेस को एक सफलता मिली। श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक एनकाउंटर, मुठभेड़ हुई जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए। अच्छा, कोई खास बात इस ऑपरेशन में? हाँ, उनमें से एक आतंकवादी अप्रैल में हुए पहलगाम टेरर अटैक का अलेज्ड मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सो अ सिग्निफिकेंट कैच। ये बड़ी सफलता है। ऑनगोइंग इंसर्जेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जारी विद्रोह और संघर्ष। भारत के पड़ोस और दूर दराज के इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं हुई। नाइजीरिया में हमला हुआ संभवतः बोको हराम या IS-WAP का हाथ था, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। इन बाहरी घटनाओं का भारत पर क्या असर? देखिए, ये घटनाएं एक्सटर्नल होते हुए भी भारत के लिए सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस रखती हैं, क्योंकि इनसे रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खतरा भी जुड़ा रहता है, स्पेशली पाकिस्तान वाला मामला। Right. Neighborhood stability is important for India. Okay, now let's briefly link some of these back to part D. GS Paper 1, Society and Geography. Section 7 is Geographical Phenomena in the News. आपने कहा था climate events का geography connection है। Yes, बिल्कुल। Let's quickly link those climate events to geographical concepts जो GS Paper 1 के लिए relevant है। European heat wave and wildfires. ये ग्लोबल वार्मिंग का मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट पैटर्न्स पर क्या असर हो रहा है, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। की कॉन्सेप्ट्स यहाँ समझने वाले हैं। शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट जोन्स, जलवायु क्षेत्रों का खिसकना, परसिस्टेंट एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, एंटी साइक्लोनिक स्थितियाँ या ब्लॉकिंग हाइज का रोल, और फॉरेस्ट फायर रिस्क का बढ़ना। अच्छा, मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है।
ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट लो। ये एक खास मीटरोलॉजिकल फिनोमेना है, मौसम संबंधी घटना है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होता है। रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं साइक्लोजेनेसिस यानी चक्रवात कैसे बनते हैं और सादर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के पीछे के मैकेनिज्म्स क्या हैं। ये स्पेसिफिक रीजनल फिनोमेना है। मॉनसून वेरिएबिलिटी इन गोवा, ये रेनफॉल वेरिएबिलिटी वर्षा परिवर्तनशीलता के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है। ये इंडियन मॉनसून भारतीय मानसून की एक प्रमुख विशेषता है जो क्लाइमेट चेंज के कारण और ज्यादा इरेटिक हो रही है। यहाँ मैकेनिक्स ऑफ द इंडियन मॉनसून भारतीय मानसून की यांत्रिकी समझना जरूरी हो जाता है। एल नीनो, ला नीना, आईओडी, ये सब चीजें। ग्रेट कनेक्शंस। ज्योग्राफी को करंट इवेंट से जोड़ना जरूरी है। नाउ वी एंटर द फाइनल स्ट्रेच, पार्ट ई, यूपीएससी सीएसई एग्जाम कॉर्नर। अब परीक्षा पर फोकस। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन ए, प्रीलिम्स पॉइंटर्स, उच्च उपज तथ्य। ये क्विक फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। राइट, लेट्स क्विकली लिस्ट सम हाई यील्ड फैक्ट्स। एस्पिरेंट्स इनको जरूर नोट कर लें। मैं हर पॉइंट को 2 बार बोलूंगी। गो अहेड। 1. NISR सैटेलाइट, ये नासा इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये ड्यूअल फ्रीक्वेंसी L बैंड और S बैंड वाला पहला सैटेलाइट है। इसे GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया गया। रिपीट, NISR नासा इसरो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR GSLV F-16। निसार नासा इसरो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी SAR GSLV F-16। गॉट इट। नेक्स्ट। 2. US टैरिफ ऑन इंडिया, भारत पर 25% का ब्लैंकेट टैरिफ लगा है। साथ में रशिया के साथ व्यापार के लिए एक पेनल्टी भी है। ये अगस्त 7, 2025 से प्रभावी होगा। रिपीट, 25% टैरिफ, रशिया पेनल्टी अगस्त 7। 25% टैरिफ, रशिया पेनल्टी अगस्त 7। ओके। 3. USAID मर्जर, USAID का US स्टेट डिपार्टमेंट में विलय हो गया है। ये जुलाई 1, 2025 से प्रभावी है। रिपीट, USAID मर्जर स्टेट डिपार्टमेंट। USAID मर्जर स्टेट डिपार्टमेंट। डन। 4. थाई PM सस्पेंडेड, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने PM पेटिंगतान शिनावत्र को निलंबित कर दिया है। 5 PM suspended by Tungtan Shinawatra. Noted. 5. FIDE Women's World Cup 2025, भारत की दिव्या देशमुख ने ये जीता है। उन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया। रिपीट, दिव्या देशमुख won FIDE Women's World Cup. Great achievement. 6. मैन्युफैक्चरिंग PMI जुलाई 2025, भारत का मैन्युफैक्चरिंग PMI 16 महीने के उच्च स्तर 59.1 59.1 पर पहुंच गया, लेकिन व्यावसायिक विश्वास बिजनेस कॉन्फिडेंस 3 साल के निचले स्तर पर गिर गया। रिपीट, PMI 59.1 लो कॉन्फिडेंस। PMI 59.1 low confidence. Mixed signal. 7. IMF ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया, IMF ने 2025 और 2026 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.4% 6.4% कर दिया है। रिपीट, IMF फोरकास्ट 6.4%। Positive news. 8. अर्बन एयर क्वालिटी CSE रिपोर्ट, CSE अध्ययन के अनुसार 6 प्रमुख महानगरों में कोलकाता की वायु गुणवत्ता सर्वश्रेष्ठ थी। रिपीट, कोलकाता बेस्ट एयर क्वालिटी CSE। Kolkata best air quality CSE. Surprising but good. 9. रेड सी क्राइसिस, लाइबेरिया ध्वजांकित जहाज इटर्निटी सी हौथी हमले के बाद डूब गया। Eternity Sea sank. Red Sea. Sad news. 10. कोटा फॉर ऑर्फन्ड चिल्ड्रन, GGSIPU गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने अनाथ बच्चों के लिए सुपर न्यूमरेरिक कोटा शुरू किया है। GGSIPU orphan quota. Very positive step. 11. वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ये नाम US सीनेट में ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए जा रहे एक बड़े डोमेस्टिक पॉलिसी और टैक्स कट बिल से जुड़ा है। One big beautiful bill, US tax cuts. Okay. 12. ईरान न्यूक्लियर इशू, ईरान ने फोर्डो संयंत्र में गतिविधि के बीच IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया है। Iran suspended IAEA cooperation concerning development. 13. स्वयं प्लेटफॉर्म,
ये भारत सरकार की ऑनलाइन कोर्सेज मूक्स के लिए पहल है। जुलाई 2025 सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2025 में होंगी। रिपीट, स्वयं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कोर्सेज, इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। 14 क्वांटम इंडिया समिट 2025, ये बेंगलोर में आयोजित हुई। नोबेल विजेता डंकन हॉल्डेन ने क्वांटम सेंसिंग पर फोकस करने की सलाह दी। रिपीट, क्वांटम इंडिया समिट, डंकन हॉल्डेन, क्वांटम सेंसिंग। क्वांटम इंडिया समिट, डंकन हॉल्डेन, क्वांटम सेंसिंग। नोटेड। 15 रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेशन। रूस ने युद्ध का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया, 728 ड्रोन्स। उन्होंने पूरे लुहांस्क ओब्लास्ट पर कब्जे का दावा किया। रिपीट, 728 drones, Luhansk Oblast claimed. 728 drones, Luhansk Oblast claimed. Escalation continues. Excellent quick recall points for prelims. Now for section 9, mains marathon. A practice question for GS paper 2. Mains के लिए सवाल. Yes, here is a question for mains practice. Aspirants इसे लिखने की कोशिश जरूर करें। समकालीन भारत अमेरिका संबंध व्यापार में गहरे टकराव और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग के द्वंद्व द्वारा चिन्हित है। हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण करें। भारतीय कूटनीति को अपने राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए इस जटिल गतिशीलता को कैसे नेविगेट करना चाहिए। 250 शब्द। मैं इसे अंग्रेजी में भी दोहरा देता हूँ। The contemporary India-US relationship is characterized by a deep dichotomy of confrontation in trade and cooperation in strategic sectors. Analyze the statement in the context of recent developments. How should Indian diplomacy navigate this complex dynamic to maximize its national interest? 250 words. ये सवाल सीधे तौर पर उन न्यूएंसेस को टेस्ट करता है जो हमने आज डिस्कस की हैं। ट्रेड वर्सेस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब इसमें आएगा। Section 11, Knowledge Flashcards. क्विज में नासा, यूएस टैरिफ, थाईलैंड पीएम, फीडे कप और एयर क्वालिटी पर सवाल हैं। फ्लैश कार्ड्स में की टर्म्स जैसे नासा, सार, रेसिप्रोकल टैरिफ, एनटीबीज, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टी अलाइनमेंट, यूएसएडी, स्वयं, द क्वाड और आईएईए की डेफिनेशंस हैं। We won't go through the quiz questions or read out all the flashcards here in detail, but aspirants should definitely check them out in the detailed analysis provided elsewhere for reinforcement and revision. Absolutely. Quiz और flashcards revision के लिए बहुत useful है। So after this extensive, and I mean extensive discussion, what are the key takeaways? मुख्य निष्कर्ष from today's analysis. आज की बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, एक समरी जरूरी है। कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक तरफ ट्रेड टेंशन्स चरम पर है, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन जैसे निसार नई ऊंचाइयों पर है। ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का असली टेस्ट है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, वेस्ट एशिया, रशिया यूक्रेन और दुनिया के कई और हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं। इनका ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट बहुत गहरा है और भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। सही। इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रेजिलियंस, आर्थिक चुनौतियां और लचीलापन। यूएस टैरिफ्स भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और पॉजिटिव आईएमएफ फोरकास्ट दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था में कुछ अंडरलाइंग रेजिलियंस यानी लचीलापन भी है। एडवांसमेंट्स इन एसएनटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति, निसार मिशन इंडिया यूएस कोऑपरेशन का और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रॉविस यानी तकनीकी क्षमता का एक शानदार उदाहरण है। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी फोकस बढ़ रहा है जो फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस फ्रंट पे अच्छी खबरें हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एंड सॉल्यूशंस, पर्यावरण संबंधी चिंताएं और समाधान। अर्बन एयर क्वालिटी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जैसा पुणे के केस में दिखा, लेकिन कोलकाता जैसे सक्सेसफुल मॉडल्स भी मौजूद है जिनसे सीखा जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट अडेप्टेशन महत्वपूर्ण फोकस एरियाज बने रहेंगे। पॉलिसी डेवलपमेंट्स, GJSIPU का अनाथों के लिए कोटा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की दिशा में एक बहुत सकारात्मक कदम है। वहीं USAID का विलय दिखाता है कि
फॉरेन एड विदेशी सहायता की फिलॉसफी पर दुनिया भर में पुनर्विचार हो रहा है। That's a great summary of a very complex and eventful day. जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, यूपीएससी की यात्रा एक मैराथन है। आज का विस्तृत विश्लेषण शायद थोड़ा इंटेंस लगाओ, थोड़ा लंबा लगाओ। हाँ, काफी डिटेल में गए हम। But remember what Mahatma Gandhi said, the future depends on what you do today. भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, आपका रोज का प्रयास ही सफलता की कुंजी है। And as Winston Churchill famously put it, success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts. तो लगे रहिए। वी हाईली रेकमेंड कि आप इस एनालिसिस को दोबारा सुने, शायद स्पीड बढ़ाकर या हिस्सों में, अपने नोट्स बनाएं और इन मुद्दों पर गहराई से सोचें, कनेक्ट करें। ये ना केवल आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में मदद करेगा, बल्कि आपको एक इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर सिटीजन, सूचित और जागरूक नागरिक भी बनाएगा। Understanding these complexities is just vital in today's interconnected world. करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या और बेहतर हो सकता है। हाँ, आपका फीडबैक हमें इम्प्रूव करने में मदद करता है। एंड इफ यू फील लाइक सपोर्टिंग आवर वर्क फर्दर, अगर आप हमारे काम को और समर्थन देना चाहते हैं, तो आप हमें सुपर थैंक्स भेजकर भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल बनाए रखने में मदद मिलेगी, ताकि हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहें। Your support really matters. तो अगली बार तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद। Thank